उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद और आज हम अपनी सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग की क्लास नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस जितनी भी तमाम वीडियोस हैं इस कोर्स से रिलेटेड वो आप लाजमी देखते हुए। बेसिकली हम सी शार्प कंसोल प्रोग्रामिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल का एक कोर्स है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और उसे ही हम तमाम वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो जिन्होंने मुझे भी इस वीडियो से ज्वाइन किया है कि आप प्लीज़, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो पिछली तमाम वीडियोस लाज़मी देखते हुए आएँ, ताकि आप बेसिक चीज़ों को समझते हुए एडवांस तक पहुँच सकें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन तक आप समझते हैं कि ये कंटेंट जो है वो पहुँचना चाहिए। और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं इस कोर्स से रिलेटेड वो आप तक लाज़मी जो है वो पहुँच सकें। और हमारी वीडियोज़ को लाज़मी लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ, ताकि हम जो है वो इस हवाले से मोटिवेट हो सकें और आप तक अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट जो है वो पहुँचाने की कोशिश करें। तो जनाब, देखते हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट हमारी क्लास नंबर 10 थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या डिटेल से हमने पढ़ा, और अभी जो हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये जो क्लास, इसमें आज हम लोगों ने क्या टॉपिक जो है वो कवर करना है। तो चलते हैं जनाब, देख लेते हैं कि आज हमारा जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हमने क्या पढ़ना है। देखिए जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा, हमने काफ़ी डिटेल में इसका प्रैक्टिकल भी किया। हमने ये देखा कि लूप्स बेसिकली होते क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं, और हमने हर लूप का जो है वो इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया ताकि हम इज़िली जो है वो इसको समझ सकें। अच्छा, आज हम लोगों ने एरेज़ पढ़ना है। हमने ये देखना है कि बेसिकली एरेज़ जो है वो होता क्या है, एरेज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखें जी, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है कि एरे होता क्या है? असल में जब भी आप मल्टीपल आपको मालूम होगा कि आप जब सी शार्प में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, तो उनकी आपको डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। आपको ये बताना पड़ता है कि बेसिकली जो वेरिएबल है वो आप किस टाइप का लेने जा रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मुझे 5 तरह के वेरिएबल्स चाहिए, यानी कि 5 इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए सेम डेटा टाइप के। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि आपको 5 इंटीजर्स डिक्लेयर करने होंगे। अब 5 इंटीजर्स डिक्लेयर करना और उनको वन बाय वन मैनेज करना, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास मसला आ जाता है। तो एरे बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है कि हम यूँ समझ लें कि सेम डेटा टाइप का एक वेरिएबल का हम ग्रुप बना लेते हैं, जो कि हम एक सिंगल नेम से जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं और उसपे हम काम कर रहे होते हैं। अब एरे बेसिकली डिक्लेयर करने का तरीक़ाकार क्या है? देखें जी, यहाँ पर अगर आपको फॉर्मल डेफिनिशन के बारे में कहा जाए, तो एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप्स, यानी कि एरे जो है वो एक ग्रुप है वेरिएबल्स का जिनकी जो डेटा टाइप है वो बेसिकली सेम होती है हमारे पास। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि बेसिकली एरे जो है वो सेम डेटा टाइप के जो वेरिएबल हैं, उनका ग्रुप है, एंड फिर कह रहे हैं दैट आर रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि इसमें हमारे पास जो ये वेरिएबल्स का जो ग्रुप है बेसिकली सेम डेटा टाइप का, हम सेम डेटा टाइप का वेरिएबल का ग्रुप बनाते हैं और उसका नेम जो है वो बेसिकली कॉमन रहता है। यानी कि लेट्स सपोज़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, तो आप 5 वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? आप लिखेंगे A1, A2, A3, A4 इंटीजर टाइप के, यानी कि इस तरह से सबका नेम जो है वो डिफरेंट होगा। जबकि एरे में इस तरह से नहीं होता। एरे में आपके पास अगर आपने 5 से 6 वेरिएबल्स बनाने हैं, डिक्लेयर करने हैं, तो आप सिंपल सेम नेम से वो बना सकते हैं। एरे बनाने का तरीक़ाकार क्या है? एरे बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले अपनी डेटा टाइप बताएँगे, किस टाइप की एरे आप बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि हम एक एरे बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एरे का नेम बताएँगे और उसके बाद आप जो है वो न्यू और डेटा टाइप फिर दोबारा से डिफाइन करेंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप एरे का साइज़ बता देंगे कि बेसिकली आपको कितने साइज़ का एरे चाहिए। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 वेरिएबल चाहिए, तो आप यहाँ पर 5 जो है वो इसका साइज़ डिफाइन करें। अब देखिए, सिलसिला क्या होता है कि आपने ये देखा कि यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लिखा हुआ है। बेसिकली जो एरे है हमारे पास, वो सिस्टम डॉट एरे की क्लास है
जिसे एक्सटेंड करते हैं हम, जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, आप यूँ समझ लें। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने का क्लास का तरीक़ेकार न्यू के कीवर्ड से होता है, कि आप आगे चल के आप समझ रहे होंगे। अभी तक आपने इस तरह से समझना है कि बस आपने एक न्यू कीवर्ड लिखना है, दोबारा से आपने डेटा टाइप डिफाइन करनी है और उसके बाद उसके अंदर उसका साइज़ बता देना है। जैसे लेट्स सपोज़ इंटीजर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सेम इसी तरह से आएँगे, ये ब्लैंक आएँगे, इसमें आपने कोई साइज़ नहीं बताना। इंटीजर एरे का नाम आपने बताया इज़ इक्वल टू न्यू इंटीजर और उसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने ब्रैकेट में आके 5 बता दिया। इट मीन्स कि आपको 5 वेरिएबल्स चाहिए इस डेटा टाइप के, जिस डेटा टाइप का आपने यहाँ पे नाम डिफाइन किया हुआ होगा। तो बेसिकली एरे बनाने का तरीक़ेकार हमारे पास इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं। अब इस पे एरे कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, ये हम आगे प्रैक्टिकल में जो है वो एक-एक करके हम इसको देख लेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ, एरे हमारे पास जनरली हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, यानी कि 1 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे हमारे पास होते हैं। एक सी शार्प में हमारे पास जैक्ड एरे कहलाता है, एक वो होता है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या होंगे। तो एक-एक करके इसका प्रैक्टिकल करते जाएँगे और इसे समझते जाएँगे। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि बेसिकली एरे होता क्या है, तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं जल्दी से। तो चलते हैं जनाब, विजुअल स्टूडियो हमारे पास ओपन हो चुका है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि फ्रेश माइंड से बैठा जाए, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी कॉफ़ी जो है वो गर्म कर लें और स्लो म्यूज़िक का भी इंतज़ाम करें, ताकि आप इजीली जो है वो इसे एन्जॉय कर सकें। अच्छा देखिए जी, प्रोग्रामिंग बेसिकली एक पैशन है और इसे अगर आप एन्जॉय करके समझेंगे तो वो आपको इजीली जो है वो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएँगे। ये मेरी सजेशन है बेसिकली। चलते हैं जी बैक टू आवर टॉपिक। मैंने आपको ये बताया कि हम आज बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं एरेज़ और इसमें हमने एरेज़ की टाइप देखनी है और हमने ये देखना है कि एरे बेसिकली किस तरह से काम करता है और हम एरे बेसिकली किस तरह से बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो एरे को असाइन कर सकते हैं। तो देखिए जी, एरे बनाने का जो तरीक़ेकार था, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि एरे बनाने का जो हमारे पास प्रोसेस है, वो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग ईज़ी जो है वो उसको समझ सकें। तो मैंने कहा डेटा टाइप एरे का नेम इज़ इक्वल टू न्यू और दोबारा से हमारे पास डेटा टाइप एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और एरे का जो साइज़ है वो बेसिकली यहाँ डिक्लेयर करना है। इट मीन्स कि ये बेसिकली एरे का साइज़ हो गया, उसकी इंडेक्सेस का साइज़ हो गया। अब इंडेक्सेस हम बेसिकली किसे कहते हैं? देखिए जी, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि एरे जो है वो हमेशा से 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि एरे की जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से होगी। 0 से मुराद ये, देखिए जी, एरे बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे आपकी बिल्डिंग है, उसमें आपने जो बेसमेंट है बेसिकली उसे 0 इंडेक्स से डिफाइन कर दिया। लेट्स सपोज मैं आपको ये बता दूं कि एरे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो चलें देखते हैं। मैंने कहा एक मेरे पास एरे की टाइप है इंटीजर और फिर मैंने कहा इज इक्वल टू और यहाँ पे मैंने इसे नाम दे दिया माई एरे, कोई भी हम इसे नाम दे सकते थे। मैंने कहा माई एरे इज इक्वल टू और यहाँ पर इंटीजर टाइप और यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस एरे के हमारे पास 5 इंडेक्सेस होंगे। तो देखिए जनाब, ये मेरा एक एरे बन गया, यानी कि 5 वेरिएबल्स एट अ टाइम मैंने डिक्लेयर कर दिए और इसमें मैंने जो एरे का नाम रखा है वो माई एरे रखा है। अब इस एरे में मैं वैल्यू किस तरह से दे सकता हूँ, यानी कि यूं समझ लें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वेरिएबल्स में मैं वैल्यूज किस तरह से पास करूंगा, तो देखें जी, एरे में मैंने अभी आपको ये बताया कि एरे जो है वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स से मुराद पोजीशन हो गई आपकी वैल्यू की। मैंने कहा जो एरे है उसकी 0 इंडेक्स पे आप ऐसा करो 10 रख दो, क्योंकि ये बेसिकली एक इंटीजर टाइप का एरे है, इसलिए मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही रख रहा हूँ। फिर मैंने कहा मेरा जो एरे है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे आप ऐसा करो 20 रख दो और फिर मैंने कहा मेरा जो एरे है उसकी सेकंड पोजीशन पे आप ऐसा करो
30 रख दो। फिर मैंने कहा मेरा जो एरे है, सेमीकोलन आप यहाँ मिस कर गए, मैं सॉरी। फिर मैंने कहा मेरा जो एरे है उसकी आप थर्ड पोजीशन पे आप ऐसा करो 40 रख दो, और फिर सेम इसी तरह मुझे एरे की जो है वो जो नेक्स्ट पोजीशन है जो कि हमारे पास है एरे की पोजीशन नंबर 4, मैंने कहा इस पे 50 रख दो। तो जनाब टोटल हमारे पास ये 0 से लेके 4 तक हमारे पास 5 इंडेक्सेस हो गई। अगर आप इसको काउंट करें 0 से 4 तक, तो बेसिकली इंडेक्स नंबर 4 पे ही हमारे पास 5 इंडेक्स कंप्लीट होती हैं। अगर आप एक नेक्स्ट इंडेक्स जनरेट कर देंगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा कि भाई एरे जो है इसका साइज आपने 5 रखा है और आप 6 एलिमेंट पास कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो देखें जी, अभी हमने यहाँ पे इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4 ये टोटल हमने इंडेक्सेस यहाँ पे पास कर दी और हर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी। अब सवाल जहन में ये आता है कि अगर एरे को हमने इसी तरह से वैल्यू पास करनी है एक एक करके, तो इस तरह तो हम 5 वेरिएबल्स भी बना सकते थे। तो देखें जनाब, ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये करके दिखा रहा हूँ। जनरली एरे को आप डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं। डायनेमिक से मुराद आप एरे की इंडेक्सेस इस तरह एक एक करके डिफाइन नहीं करते, आप सिंपल इसको वैल्यू पास डायनेमिकली कर देते हैं। वो किस तरह से होंगी मैं आपको भी बताऊंगा। तो होता क्या है कि वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिक इंडेक्सेस पर डिफाइन हो जाती है। ये बताने का तरीका बेसिकली इंडेक्सेस का वो ये है कि आपको इस चीज का आइडिया हो सके कि किस तरह से वैल्यू पास हो रही होती है, क्योंकि कल को अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू रखने की, तो आप इजीली उसे समझ सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पर इसको कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली आप कंसोल जो है वो किस तरह से कर सकते हैं एरे की इंडेक्सेस को। तो मैंने कहा माय एरे, और मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 अगर रखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरी जो 1 वैल्यू है यानी कि 20 जो है ये प्रिंट कर देगा। तो चलते हैं जी, प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल कर लेता हूँ। अब आप ये देखिए कि सिंपल इसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, इसने हमें 20 प्रिंट करके दे दिया। तो इट मींस कि इसने हमें एरे की इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट कर दे दी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एरे की इंडेक्स नंबर 5 रखता, ठीक है, तो मेरे पास एरे की इंडेक्स नंबर 5 रखने के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पर इसने हमें एक एक्सेप्शन जनरेट कर दे दी। आपके पास कंसोल आ रहा होगा, मैं बेसिकली जब इस कंसोल को हटाता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। इसने जनरली हमें क्या किया, इसने जनरली हमें एक एक्सेप्शन जनरेट करके दे दी कि आप जो एरे आपने बेसिकली डिफाइन किया है उसमें आप जो इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 5 वो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने तो इंडेक्स नंबर 4 तक वैल्यू पास की थी। ठीक है जी, तो सिंपल क्या हुआ, हमने ये देखा कि एरे की इंडेक्स को हम किस तरह से एक एक जो इसकी वैल्यू है हम प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन ये एक और मसला फिर जहन में आता है कि क्या हम एरे की वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो एरे की तमाम वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है कि एक ही काम बार बार सेम तरीके से यानी कि सेम प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें एक ही काम 4 दफा करना है, यानी कि इंडेक्सेस को हमने बार बार प्रिंट करना है। तो चलते हैं जी, इसके तमाम जो इंडेक्सेस है उसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। इसकी इंडेक्सेस प्रिंट करने से पहले मैं आपको एक और ये चीज़ बताता चलूँ इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा कि मैं आपको पहले वो बता दूँ। देखिए जी, आपने यहाँ पर अपनी एरे की जो इंडेक्स नंबर 5 है वो तो प्रिंट करवाया जो कि मौजूद नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पर एरे की कोई भी इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। मैं सिंपल अगर ये देखना चाहूँ कि मेरे इस पूरे एरे का साइज क्या है, अच्छा अभी तो जनरली मुझे आइडिया है कि इसका साइज 5 है, ठीक है, यानी कि 5 इंडेक्सेस का एरे है। लेकिन जैसे लेट सपोज मेरे पास बल्क में डेटा आता है जो कि मैं इंडेक्स पे सेट करवाता हूँ एरे में, तो वहाँ पे बेसिकली मुझे ये आइडिया नहीं होगा कि मेरे इंडेक्स का जो साइज है वो क्या है, मेरे एरे का जो साइज है वो क्या है। इसके लिए हमें C# एक जो है फंक्शन भी देता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी देता है सॉरी, कि आप यहाँ पर फाइंड कर सकें कि एरे की लेंथ जो है वो कितनी। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये आपको इंडेक्सेस नहीं बताएगा, ये आपको उसका टोटल ओवरऑल काउंट करके बताएगा, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसे हमें जनरली 5 प्रिंट करना चाहिए।
अब जब आप इसको कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को तो देखिए इसने हमें यहाँ पर 5 प्रिंट करके दे दिया। इट मीन्स कि मेरे जो एरे का साइज है वो 5 है। अगर मैं यहाँ पर एरे का साइज और ज्यादा डिक्लेयर करता तो यहाँ पर हमें वो बेसिकली उसी साइज का जो एरे का साइज था वो हमें रिटर्न कर देता। तो बेसिकली ये बताने का मकसद आपको ये है कि अभी जब हम यहाँ पर अपना लूप चलाएंगे तो हम किस तरह से काम करेंगे आए वो देखते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सारे एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो हम प्रिंट करने जा रहे हैं। मैंने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू 0। 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा a वेरिएबल जो है वो 0 से स्टार्ट हो। क्यों 0 से स्टार्ट हो? क्योंकि मेरी एरे की इंडेक्स 0 है। अगर एरे की इंडेक्स 1 होती तो मैं यहाँ इसको 1 से स्टार्ट करता। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर लिखा a जो है वो लेस देन होना चाहिए 5 के और a जो है वो प्लस होना चाहिए 1 के। ठीक है जी। अब सिंपल मैंने क्या कहा, इंटीजर a इक्वल टू 0, a लेस देन 5 और a प्लस प्लस। अब मैंने a लेस देन 5 इसलिए कहा क्योंकि मेरी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है, ये 5 तक नहीं जा रही। क्यों मैंने ऐसे किया? देखिए जी, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ तो जरा गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें मैंने अपनी इंडेक्स जो मेरी एरे है उसका नेम दिया और मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 दे दिया। अब जब मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 दूंगा तो मेरी ये इंडेक्स नंबर 0 जो है ये कितनी बार प्रिंट होगा? 5 टाइम। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने इसको लूप में डाल दिया। अब आप जरा गौर से देखें तो इसने हमें 5 टाइम 10 नंबर को प्रिंट कर कर दिखा दिया, क्योंकि 10 नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली 10 नंबर हमारे पास है इंडेक्स नंबर 0। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो इस तरह से प्रिंट हो। मैं यहाँ पर जो भी इंडेक्स दूंगा तो वो उतनी दफा ही प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। अब अगर आप जरा गौर करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरे को, माय एरे जो है मेरा, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल नंबर जो हमारा है नेम a, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैंने जब यहाँ पे वेरिएबल अपना a यहाँ पे रखा, अब मैं ये देखता हूँ कि बेसिकली ये लूप मेरा क्या प्रिंट करेगा। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली आपका जो लूप में जो आपका वेरिएबल है वो आपको जो भी आपके जो नंबर्स हैं इंक्रीमेंट होते हुए वो आपको दिखा रहा होता है। अब देखिए इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने कहा था a इज इक्वल टू 0। इसने क्या किया, पहले 0, उसमें 1 + 1 किया, फिर 1 + 1 किया, फिर 1 + 1 किया, फिर 1 + 1 किया। कंडीशन ये थी कि लेस देन 5 होना चाहिए, इसलिए इसने 4 पे लाके मामला रोक दिया। अब जरा गौर से देखें, 0, 1, 2, 3, 4, क्या ये आपको हमारी इस इंडेक्स की तरह नहीं लग रहा? 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल a को रख दूं तो ये बार बार मेरी वैल्यू इंडेक्स की चेंज करेगा। किस तरह से, चलें देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माई एरे और इंटू a। अब देखिए सिंपल ये होगा क्या, हर बार ये हमारा जो a की वैल्यू है ये चेंज होगी। जैसे ही ये चेंज होगी ये इसको इंडेक्स की तरह प्रिंट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम a की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये a की वैल्यू 2 होगी तो वो 2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम एरे की तमाम वैल्यूज जो है वो अपने पास प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इसको वैल्यू को रखकर a की, तो मैंने कहा चलने देखो। तो देखें जी कमाल हो गया, इसने क्या किया कि 10, 20, 30, 40 एंड 50 सिंपल हमारे जो एरे की इंडेक्सेस की वैल्यूज थी इसने वो हमें प्रिंट करवा कर दे दी। अच्छा, अब तो बात यहाँ पर ये आती है कि हमें तो मालूम था कि एरे का जो साइज है वो हमारे पास टोटल 5 है। अब सवाल ये आता है कि एरे हमारे पास एक ऐसा डिक्लेयर किया गया जिसका साइज ही हमें मालूम नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि माई एरे डॉट लेंथ के नाम की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम बेसिकली उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और अपना लूप एरे की जो लेंथ है उस तक चला देते हैं। और हमें पता है एरे की लेंथ जो है वो तो 5 है, चला कर देख लेते हैं। तो देखें जी जब दोबारा हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो सेम वही रिजल्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली एरे के साइज तक इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो देखें जी ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल टाइप का हमारे पास एरे हो गया, जिसमें एक एक करके हमने अपनी इंडेक्सेस भी डिफाइन की। हमने ये भी बताया कि भाई हमारी एरे जो है वो उसके फर्स्ट पे ये वैल्यू रखो, सेकंड पे ये रखो, थर्ड पे ये रखो और 4 पे ये रखो। मैंने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया। अब देखें जी
ये तो हमारे पास वो एरे था जिसकी हम एक-एक इंडेक्स बेसिकली डिफाइन कर रहे थे। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हम इज़िली जो है वो दूसरी एग्जांपल अपने साथ-साथ कर सकें। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने एरे की वैल्यूज़ को जो है वो इंडेक्स के ऊपर एक-एक करके हमने रख दिया। अब मैंने आपसे ये कहा था कि हम सारे वेरिएबल को एक-एक करके डिफाइन थोड़ी करेंगे। अगर इस तरह से करना होगा तो हम तो अपने इस तरह वेरिएबल्स अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मकसद तो वही आया, तो फिर एरे का हमें क्या फ़ायदा? तो देखते हैं जनाब, एरे को अगर आपने डायनामिकली वैल्यू पास करनी हो तो आप एरे को डायनामिकली वैल्यू किस तरह से देते हैं? डायनामिक से मुराद ये यानी कि आपने एरे को इस तरह से डिफाइन करना है कि आप एरे को वैल्यू भी डायरेक्टली उसको पास कर दें। किस तरह? जल्दी से देखिए। देखिए जी, मैंने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया। मैंने कहा एक इंटीजर टाइप का एरे है भैया, और उस एरे का मैंने नाम रखा माय एरे। इसका भी सेम नाम रख देते हैं। माय एरे इजी है, न्यू, और फिर मैंने इंटीजर कहा और मैंने कहा 5 जो है वो इंडेक्स का मेरा एरे होना चाहिए, और मैं यही जो मेरे कर्ली ब्रैकेट हैं उनका इस्तेमाल करके मैं यहाँ एरे की इसको वैल्यू पास कर देता हूँ। मैं 20, 30 और बल्कि मैं वही वैल्यू यूज करता हूँ ताकि आप समझ सकें। 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारे पास एरे की इंडेक्स डिफाइन हो गई। अब देखिए, ये ऑटोमेटिक 10 को 0 पे रख देगा, ऑटोमेटिक 20 को 1 पे रख देगा, ऑटोमेटिक 30 को 2 पे रख देगा, ऑटोमेटिक 40 को 3 पे, और 50 को ऑटोमेटिक ये 4 इंडेक्स पे रख देगा। हमें एरे की वैल्यू डिफाइन करने की इंडेक्स बाय इंडेक्स जरूरत नहीं हुई। लेकिन फिर अगेन वही क्वेश्चन कि अगर यहाँ पर 100 इंडेक्सेस होती तो क्या हम 100 वैल्यूज डिफाइन करते? तो ये हमारे पास एक गलत सिलसिला हो जाता। तो देखें जनाब, इसका भी हल है हमारे पास। अब आप जरा गौर करें, मैंने यहाँ पे 100 लिखा, इसने एरर दे दिया। इसने कहा आपकी जो बेसिकली वैल्यूज आपने डिफाइन की हुई हैं वो आपकी 100 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपने तो सिर्फ 5 डिफाइन की हुई है। तो मैं कहता हूँ कि इसको सिर्फ 5 ही रखिए। मैं ऊपर से 4 का लूप दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ इसको प्रिंट करने के लिए। इसको हम यहाँ आकर दोबारा से अनकमेंट करते हैं। अब देखिए, माय एरे जो हमने इसका नाम रखा है यहाँ डॉट लेंथ, दोबारा उसी तरह। अब देखें, अभी तो मुझे मालूम है यहाँ पे 5 है, मैं यहाँ 5 रख सकता था, लेकिन यूं समझ लें कि ये डायनेमिक एरे है, हमें नहीं पता यहाँ पे इसके कितने इंडेक्सेस हैं। तो मैंने माय एरे की लेंथ की है और माय एरे के अंदर मैंने यहाँ पर अपना जो लूप का वेरिएबल है वो डिफाइन कर दिया। अब देखिए, इसका रिजल्ट सेम आने वाला है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ एक-एक करके इंडेक्स डिफाइन किए थे, यहाँ पर भी हमने डिक्लेयर कर दिए उसी तरह। इसने ऑटोमेटिक इंडेक्सेस को एडजस्ट करना शुरू किया, यानी कि जो पहली वैल्यू आपने दी इसको ये 20 पे ले 0 पे ले गया, 20 वैल्यू आपने जो दूसरी वैल्यू दी है उसको वो 1 पे ले गया। इसने ऑटोमेटिकली अपने पास एरे जो है वो एडजस्ट कर दी। तो ये तो हो गया हमारे पास दूसरा तरीका एरे को डिफाइन करने का। अब मेरे पास एरे को डिफाइन करने का तीसरा तरीका भी है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको कमेंट कर दूँ। देखिए जनाब, एरे को डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है। अभी तो देखें, आपने यहाँ पे एरे का साइज बताया, यानी कि ये 5 इंडेक्सेस का। मैं ये चाहता हूँ कि एरे का जो साइज है मुझे ये बताना ना पड़े, और इस एरे का मैं अपनी एरे का नाम रख देता हूँ साइज फ्री, यानी कि एरे का कोई भी साइज नहीं है। और इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही कर्ली ब्रैकेट पास करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर जितनी वैल्यू इसे दूंगा कॉमा सेपरेट करके, उतने ही हमारे पास इंडेक्सेस बन जाएंगी। जैसे लेट्स सपोज मैं देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है जी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये सारी इंडेक्सेस पास कर दी। अब मैं यहाँ पर एरे की जो इंडेक्सेस हैं मुझे एक-एक करके काउंट करनी पड़ेगी ना, तो मुझे पता चलेगा कि एरे का साइज क्या है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमें इस एरे का साइज पता ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर के लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारा वो केस आपके सामने आ गया जब हमें एरे के साइज का मालूम ही नहीं है, तो हम यहाँ पर कैसे इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, साइज फ्री, क्योंकि मेरा एरे जो भी डिफाइन नहीं है वेरिएबल, मैं यहाँ पे एरे का नाम मैंने साइज फ्री लिख दिया था, तो मैंने साइज फ्री का एरे लिया और उसकी लेंथ तक मैंने लूप चला दिया। अब उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास जितनी भी होगी उतनी इंडेक्सेस तक लूप चलेगा। तो चलते हैं जी, देख लेते हैं कि इसने हमारे पास एरे प्रिंट किया या नहीं। तो देखें जनाब, इसने 10 से लेके बगैर हमें बताया कि इसकी कितनी लेंथ है, इसने खुद ही एडजस्ट किया और खुद ही हमारा जो एरे है उसे प्रिंट कर दिया। तो सिंपल आपने ये देखा कि हमारे पास एरे जो है वो बेसिकली
कितनी तरह से हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास नॉर्मल एरे, जिसमें आपने जो है वो एरे को देख लिया, और इसको हम यूँ समझ लें कि इसको हम वन डायमेंशन यानी कि सिंगल डायमेंशन एरे भी कहते हैं। तो चलते हैं जी, दोबारा से एक और एग्जांपल करते हैं, और उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली हम किस तरह से एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, और आगे कितने टाइप के एरे हमारे पास मौजूद हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी, अब हम मल्टी डायमेंशन एरे की तरफ। हमने सिंगल डायमेंशन एरे को तो डिटेल में पढ़ लिया, और अब हमें ये देखना है कि बेसिकली मल्टी डायमेंशन एरे जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो मल्टी डायमेंशन एरे देखने का के लिए हमें ये करना होगा कि हमें बेसिकली रो एंड कॉलम्स पे काम करना होगा। अच्छा देखिए जी, सिंगल डायमेंशन एरे जो होता है बेसिकली वो सिंगल रो पर होता है, और मल्टी डायमेंशन एरे जो होता है बेसिकली वो आपके पास मल्टीपल रोज पे काम कर रहा होता है। उसमें आप 2D यानी कि 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे, 4 डायमेंशन एरे, 5 डायमेंशन एरे ये बना सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। अच्छा, जो मल्टी डायमेंशन एरे है बेसिकली वो आपका सी शार्प में रेक्टेंगुलर एरे भी कहलाता है। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल। हमारे पास इसकी जो डायमेंशन होगी मल्टी डायमेंशनल एरे। अच्छा, स्पेलिंग अगर गलती होगी तो इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं स्पेलिंग में स्कूल से ही थोड़ा सा वीक हूँ। तो मल्टी डायमेंशन एरे की हम बात करते हैं, चलते हैं जी। तो देखिए जी, अभी आपने ये देखा कि बेसिकली सिंगल डायमेंशन एरे आपके पास किस तरह से काम कर रहा था। आप एरे डिक्लेयर कर रहे थे, उसको नेम दे रहे थे और उसका साइज डिफाइन कर रहे थे। अब जरा मल्टी डायमेंशन एरे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। आपको रो एंड कॉलम्स में इसको तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कॉमा से जो है वो इसको डिफाइन करना होगा। मैंने इंटीजर टाइप का लिया और मैंने यहाँ पर बता दिया। सिंपल हम यहाँ कह सकते हैं 2D, मैं इसको कैमल केस में ले लेता हूँ, 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशन एरे। और उसके बाद मैंने कहा इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद हमने दोबारा से इंटीजर डिफाइन किया, और यहाँ पर मैंने बताया कि मेरे पास जो है वो तकरीबन 4 रो एंड 2 कॉलम्स होंगे। जिन लोगों ने मैट्रिक्सेस पढ़ी हैं मैट्रिक क्लास में, वो इजीली इसे समझ सकते हैं कि बेसिकली हम जो है वो किस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा देखिए जी, मुझे 2 डायमेंशन लेना है तो इसलिए मुझे सिंगल कॉमा यहाँ डिफाइन करना होगा। अगर 3 डायमेंशन लेना होता तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमा लगाना होता। तो मैं सिंगल कॉमा मुझे डिफाइन करना है, क्योंकि मैं बेसिकली 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ यहाँ। मुझे मैं बता रहा था जिन्होंने मैट्रिसेस पढ़ी है 10 क्लास में, वो इजीली इसे समझ सकते हैं। और अब हम इसको इसमें जो है वो वैल्यू हमने जो रखी है वो हम प्रिंट कर यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 2 डायमेंशन एरे की जो हमने यहाँ वैल्यू सेट की है वो बेसिकली किस तरह से यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिंपल आपको ये बता दिया कि 2 डायमेंशन एरे जो है वो किस तरह से काम कर रहा होगा, किस तरह से हम इसमें वैल्यू सेट कर रहे होंगे। अब हम एक काम करते हैं कि इसको कंसोल भी करके देख लेते हैं हाथ के हाथ ना, हमें पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि रो एंड कॉलम्स। अगर आपने टेबल्स पढ़े हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। टेबल्स जो HTML में है, मुझे नहीं आइडिया आप HTML आप लोगों में से कितनों ने पढ़ी है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर टेबल्स की बात करें जो नॉर्मल हम हमारी कॉपी में भी होते हैं, जिसमें हम कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर टेबल्स की बात करें तो बेसिकली 2 डायमेंशन एरे, ये रो है हमारे पास और ये कॉलम्स हैं। तो मुझे रोज और कॉलम्स को अगर प्रिंट करना होगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बेसिकली 2D एरे को मैंने यहाँ पर जो है वो यूज किया, और इसमें मैंने यहाँ पर बता दिया कि 0 रो और 0 कॉलम पे जो वैल्यू मौजूद है मुझे आप वो दे दो। अब देखें जी, अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, हमने सिर्फ इसका साइज डिफाइन किया है कि बेसिकली ये इतनी साइज का होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बेहतर ये है कि इसकी वैल्यू डिफाइन कर ली जाए, ताकि आप जो है वो इसको इजीली जो है वो समझ सकें। क्योंकि मैंने ये कहा था कि हमारे पास बेसिकली 4 रो और 2 कॉलम्स हमारे पास जो है वो बेसिकली होने चाहिए।
तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि हम एक काम ये करते हैं कि इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं, ताकि आप लोग इजीली जो है वो इसको समझ सकें। तो देखें जी, वैल्यू डिफाइन करने का प्रोसेस ये है कि इसी के साथ आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। जैसे हम यहाँ पर टॉप पर वैल्यू असाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि जी कर्ली ब्रैकेट में आपने यहाँ ऊपर जो बेसिकली सिंगल डायमेंशन में आपने जो वैल्यू असाइन की थी वो एक सिंगल रो की थी। इसमें आपके पास कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें आप सिर्फ जस्ट रो की बात कर रहे थे, तो आपने एक ही कर्ली ब्रैकेट का जो है वो बनाया, एक पैकेट बनाया और आपने इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि आपको यहाँ पर मल्टीपल जो है वो कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करना होगा। एक तो आपने इनर आउटर का इस्तेमाल किया, एक आपने इनर का इस्तेमाल किया। इसमें आप ये बता रहे हैं कि 4 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी कि 2 कॉलम सम्राट 10 20 ये हमारे पास एक कॉलम हो गया, ठीक है जी, ये 2 कॉलम हो गया 1 रो के, ये एक रो के हमारे पास 2 कॉलम हो गए। फिर इसी तरह कॉमा और दोबारा से आपने यहाँ पर बताना है कि जी हमारे पास जैसे 30 और कॉमा 40 ये हमारे पास हो गया हमारा दूसरी रो। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड रो को डिफाइन किया। बल्कि ऐसा करते हैं कि अभी 2 रो पे ही चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो मैंने इसको 2 रो एंड 2 कॉलम पे सेट कर दिया। मैंने कहा हमारे पास ये एक रो है और ये दूसरी रो है, यानी कि एक रो में हमारे पास ये कॉलम है 2 और ये हमारे पास दूसरी रो में कॉलम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैट्रिसेस की तरह से डिफाइन करूं तो जरा यहाँ पे गौर करिएगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि हमारे पास आपने देखा होगा कि हम मैट्रिक्स में अपने पास जो वैल्यूज रख रहे होते हैं वो किस तरह से रख रहे होते हैं, यानी हम वो रख रहे होते हैं 10 और 20 और इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वैल्यू बनती है बेसिकली क्या बनती है 30 और यहीं पे हमारे पास 40, यानी कि आप यूं समझ लें कि ये और ये कर्ली ब्रैकेट दोनों सेम ही है, यानी कि ये और ये कर्ली ब्रैकेट पूरा एक सेम ही है और इस तरह से तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है बेसिकली 2 रो की, ये हमारे पास रो हो गई और 2 कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम की मैंने बेसिकली एक एरे बनाया और मैंने कहा 0 रो 0 कॉलम में मेरे पास क्या वैल्यू होगी, तो इसको प्रिंट करते हैं। तो असूलन अगर आप गौर करें तो 0 रो और 0 कॉलम में आपके पास ये वैल्यू होगी, क्योंकि एरे जो है वो हमेशा 0 से जो है वो स्टार्ट होता है। तो यानी कि 0 1 0 1 ये 0 रो 0 कॉलम और ये हमारे पास 0 रो कॉलम नंबर 1, ये हमारे पास आया 1 रो कॉलम नंबर 0 और ये हमारे पास आया 1 रो कॉलम नंबर 1। कुछ इस तरह से हमारे पास बेसिकली ये कॉलम्स होंगे। तो मैंने कहा 0 रो 0 जो है वो हमें कॉलम की वैल्यू दे दो। तो चलते हैं जी इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो बेसिकली क्या जनरेट हो रहा है। तो गौर करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 10। मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली हमारे पास 0 रो 0 कॉलम ये ही है। अगर मैं आपसे कहूँ 0 रो कॉलम नंबर 1 की वैल्यू दे दो तो हमारे पास 0 रो कॉलम नंबर 1 पे 20 मौजूद है, तो असूलन इसको 20 को प्रिंट करना चाहिए। तो चलते हैं जी देख लेते हैं 20 पे। तो देखिए जनाब बिल्कुल इसने यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास हुआ क्या कि हमने बेसिकली यहाँ पर जो है वो मल्टीपल रोज की बात की थी और हमने कहा 0 रो 0 कॉलम और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम कहते तो मैंने जिस तरह से बताया इसको 40 प्रिंट करना चाहिए, तो ये हमें 40 प्रिंट करके देगा। मैं अगर आपको यहाँ पे डैश से थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, ये हमारे पास है 0 रो 0 कॉलम और ये 20 अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास है 0 रो कॉलम नंबर 1 और इसी तरह ये हमारे पास है 1 रो और 0 कॉलम और इसी तरह ये हमारे पास है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये हमारे पास बनता है 1 रो 1 कॉलम। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैंने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आप जब जिस तरह इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे बेसिकली ये वही वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो देखिए जनाब ये तो हमने इस वैल्यू को हमने अपने पास यहाँ कंसोल में हाथ से लेके प्रिंट कर लिया, लेकिन सेम फिर वही बात अगर हमारे पास डायनामिक डेटा आ रहा होगा तो हम इसको किस तरह से प्रिंट करवाएंगे। तो याद रखिए कि मल्टी डायमेंशन एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें बेसिकली फिर 2 लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर हमें इनर लूप का इस्तेमाल यानी कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जी, मैंने यहाँ पे 4 का लूप लिखा और मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरे पास है इंटीजर a इज इक्वल टू 0
और a जो है वो लेस देन होना चाहिए। अब मेरे पास जो मेरी एरे की लेंथ थी, यानी कि मैं अभी सिंपल सबसे पहले अपनी जो रो है उसके लिए लूप लगा रहा हूँ। तो मेरे पास जो रो का साइज था वो बेसिकली क्या था, 2 था। मैं अभी सिर्फ 2 डिफाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैंने कहा a प्लस प्लस। तो अब आप ये देखिए कि ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारी यहाँ पर जो रो है ये हमने लूप उसके लिए लगा दिया। मैं यहाँ पर इसको यहाँ रख देता हूँ, लेकिन मसला अभी भी ये है कि देखें हमें फिर यहाँ पर जो एक हमारी बेसिकली कॉलम है वो हमें फिर स्टैटिक रखना पड़ेगा, यानी कि 0 रखना पड़ेगा। और मैं रो जो है वो यहाँ पर इसको डायनामिक कर देता हूँ। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि जो A है 0 रो 0 कॉलम, फिर 1 रो 0 कॉलम। तो ये सिर्फ हमें 10 और 30 प्रिंट कर इसे देना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम जो लूप चलेगा, देखिए इसने 10 और 30 प्रिंट कर दिया। हमारा जो बेसिकली फर्स्ट टाइम लूप चला इसमें यहाँ 0 था, तो 0 रो 0 कॉलम प्रिंट हुआ, 1 हुआ तो 1 रो 0 कॉलम प्रिंट हुआ। अब हमें इसे भी तो डायनामिक करना है, इसे भी तो हमें लूप में सेट करना है। तो अब जरा गौर करें कि ये लूप तो हो गया रो के लिए, इसको हम किस तरह से फिर डायनामिक करें। इसके लिए हमें एक दूसरा लूप इनर में लिखना पड़ता है और उस लूप में हम बेसिकली अपने जो कॉलम्स हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा इंटीजर i इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी एक एरे है इसलिए i से चलना चाहिए, और i जो है वो बेसिकली लेस देन होना चाहिए सेम 2 के, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी 2 थे, और i जो है उसमें एक प्लस हो गया। तो ये देखिए कि हमने ये सिंपल एक लूप चला लिया और इनर का भी। अब हम यहाँ पे इसको आते हैं और यहाँ पे हम इसको वैल्यू को रख देते हैं। मैंने कहा इंटीजर i इक्वल टू 0, i जो है वो लेस देन होना चाहिए हमारे पास 2 के, और i में जो है वो एक प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर अब 0 की जगह मैं i की वैल्यू रख देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम ये भी 0, ये भी 0, फर्स्ट टाइम ये भी 0, ये 1, फर्स्ट टाइम ये 1 और ये 0 1 1। इस तरह से हमारे पास ये लूप प्रिंट होगा। तो चलते हैं जरा देखें। अभी देखिए कि इसने फर्स्ट टाइम में 0 रो 0 कॉलम प्रिंट किया, फिर उसके बाद हमारे पास जो a था उसमें 1 प्लस हुआ, ये 1 हो गया, और जो हमारे पास बेसिकली i था उसमें 1 प्लस हुआ, और जो हमारे पास आउटर लूप था वो बेसिकली अभी 1 टाइम चला था, इसलिए इसने यहाँ पे इसका 0 रखा। फिर उसके बाद जब आप दोबारा आए तो यहाँ पर हमारे पास रो जो है वो एक आउटर लूप में इंक्रीमेंट हो चुका था, तो इसने हमारी वैल्यू जो है वो रो की 1 कर दी, और जो इनर था वो अभी तक 0 पे था, इसलिए इसने 1 0 प्रिंट किया। तो इस तरह से हमारे पास ये आपने देखा कि हमने मल्टी डायमेंशन जो लूप है वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेम इसी तरह से आप बेसिकली 2 डायमेंशन एरे जो है वो बना रहे होंगे, सॉरी 3 डायमेंशन एरे जो है वो बना रहे होंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पर 2 टाइम जो है वो कॉमा पास करना है, और मैंने इसको कह दिया 3D एरे, और मैंने कहा इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे कि हमारा जो एरे है वो हम बता देंगे बेसिकली ये मेरा 3 टाइम है, यानी कि मेरी जो 3D एरे है ये आपने यहाँ पे सिंपल इस तरह से डिफाइन कर दिया। अगर आपको यही जो है वो 4 टाइम चाहिए होगा तो आपके पास ये जो यहाँ पर हमने कॉमा सेपरेट किए हैं 2, यहाँ पे आप इसको 3 कर देंगे तो वो 4 टाइम हो जाएगा, और इसी तरह आपके पास अगर एक और बढ़ा देंगे तो 5 टाइम हो जाएगा, और ये इस तरह से चलता रहेगा। तो चलते हैं जनाब, अब ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास एरे की टाइप है वो बेसिकली क्या होगी। इसे कमेंट कर देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है जेक्ड एरे, जो कि हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ एरे है C# में। अच्छा देखिए जी, जेक्ड एरे बेसिकली होता क्या है, इसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि जो हमने अभी ऊपर ये देखा कि मैं अगर आपको सिंपल सिंगल डायमेंशन एरे की बात करूं आपसे, तो आपने ये देखा कि आपने यहाँ पर बेसिकली एरे के इंडेक्सेस बताया और उसपे आपने यहाँ पर वैल्यूज सेट किया। अच्छा, जेक्ड एरे में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो आप इंडेक्स देख रहे हैं जेक्ड एरे में बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एरे ही होते हैं। किस तरह से देखिए जी, इसमें आपके पास जो एरे की जो डायमेंशन है वो एलिमेंट्स की मल्टीपल हो सकती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप डायमेंशन टाइप की जो एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं, और जनरली जेक्ड एरे को एरेज ऑफ एरे भी कहा जाता है। इस तरह से इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें ये इजीली जो है वो समझ आ सके। मैंने कहा एक तो मेरे पास इंटीजर एरे है और
इस तरह से हम दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। और मैंने कहा जेक्ट एरे, ये बेसिकली इसका नाम हो गया न्यू इंटीजर। और मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये जो जेक्ट एरे है ये बेसिकली 2 एलिमेंट्स का होगा, यानी कि इसमें हमारे पास 2 मेजर इंडेक्सेस होंगी जिनके ऊपर हम वैल्यू एक एक करके असाइन करने वाले हैं। तो अब ये देखिए कि मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा जो मेरा एरे था मैंने लिखा जेक्ट एरे, इसका 0 इंडेक्स, और इसके ऊपर दोबारा मैं एक एरे बेसिकली क्या कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि बेसिकली इसने हमें बता दिया कि आपका जो एरे है वो एलिमेंट पे जो वैल्यूज आप असाइन कर रहे हैं वो बेसिकली एक एरे की तरह लिखे हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर दो इंडेक्सेस बताए, मैंने वो लिखा 10 और 20, यानी कि मेरे पास ये एक एरे हो गया इस जेक्ट एरे की 0 इंडेक्स पे। अब मैं दोबारा से एक और क्या कर लेता हूँ, इसका दूसरा इंडेक्स ले लेता हूँ क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यूँ समझ लें कि ये जो मेरे पास पेरेंट एरे है उसका 1 इंडेक्स, इसमें भी मैंने कहा मेरे पास 2 कॉलम्स होंगे, या इसमें आप 3 भी पास कर सकते हैं। मैंने कहा भाई इसमें मेरे पास जो 3 सिंगल डायमेंशन है तो इसलिए मैंने कहा इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स होंगे। तो इन 3 एलिमेंट्स का मैंने नाम यहाँ पे रख दिया, कुछ भी आप रखते हैं 30, 40 एंड 50। ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, एक जेक्ट एरे हो गया, इसमें 2 एलिमेंट्स थे, वो 2 एलिमेंट मैंने डिफाइन किए और हर एलिमेंट पे एक एरे जो है वो मौजूद है। तो बेसिकली जेक्ट एरे का मकसद भी यही है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एरेज ऑफ एरे, कि ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास जो है वो एक यूं समझ लें कि एरे का एरे है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पेरेंट जो एरे है यानी कि जो अपर एरे है जो ये इंडेक्सेस की है, मैं इसको प्रिंट करवा कर देखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। a = 0 और a लेस देन, मैंने यहाँ पर कहा जो मेरा जेक्ट एरे है आप ऐसा करें उसकी लेंथ ले लें, ये मेरी प्रॉपर्टी आ गई। और उसके बाद मैंने कहा a जो है वो इसमें प्लस हो जाए, ठीक है जी। और यहाँ पर हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम कंसोल करवा लेते हैं। तो मैंने जब इसको यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन किया तो ये सिंपल किस तरह से हुआ कि मैंने कहा जेक्ट एरे और इसकी जो इंडेक्सेस हैं वो a आप इसके अंदर प्रिंट कर दो। तो देखते हैं जनाब इसका हमारे पास क्या रिजल्ट प्रिंट होने वाला है और इसका क्या आउटपुट आता है हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपल इंडेक्सेस प्रिंट करवा रहा हूँ। अब आप ये देखिए, इसने कहा कि आपकी 0 इंडेक्स पे भी इंटीजर टाइप का एरे पड़ा हुआ है और आपकी 1 इंडेक्स पे भी इंटीजर टाइप का एरे मौजूद है। आप इसको इस तरह से नहीं प्रिंट करवा सकते, आपको बेसिकली एक और लूप चलाना होगा जो कि इनर वैल्यूज को भी प्रिंट करवाए। तो चलते हैं जनाब एक और लूप लगा लेते हैं ताकि हम अपनी जो जेक्ट एरे है उसकी जो वैल्यू है उसे हम प्रिंट करवा सकें। तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं और एक और फॉर के लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लूप है ये बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, इस पर जरा गौर करिएगा। मैंने कहा इंटीजर i = 0, एक और नया वेरिएबल i जो है वो लेस देन होगा। अब यहाँ पे किसका साइज दिया जाए, क्योंकि बेसिकली ये तो 2 है और ये 3 है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी खेलना होगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसे कहूंगा कि भाई आप ऐसा करो, पहले आप एक काम ये करो, जेक्ट एरे की जो इंडेक्स नंबर 1 है यानी कि 0 इंडेक्स है, पहले आप उसकी लेंथ तक चला लो और फिर उसके बाद आप जो उसकी दूसरी लेंथ है यानी कि जो 0 के बाद अब इसमें ये a में वैल्यू प्लस होगी तो ये इसकी दूसरी लेंथ आ जाएगी। तो जो उसकी दूसरी लेंथ है फिर आप जो दूसरी इंडेक्स की लेंथ है उस तक आप लूप चला लो। तो जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर हमने वेरिएबल a रखा है क्योंकि हमारा जो पेरेंट वेरिएबल है वो बेसिकली a है, यानी कि असल में जो जेक्ट एरे की जो लेंथ बता रहा है वो ये a वेरिएबल है जो कि यहाँ पे लेंथ बता रहा है और लूप जो है वो इस इंडेक्स की पर्टिकुलर जो एरे है उसकी लेंथ तक चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कंसोल करवा लेता हूँ ताकि आप जो है वो इसको यहाँ पर इजीली जो है वो देख सकें। अब ये हमारे पास क्या हुआ कि अब मैंने यहाँ पर सिंपल जो है वो दोबारा से मैंने कंसोल करवाया और यहाँ पर मैंने a पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, दोबारा से मैंने इसको प्रिंट करवाया और प्रिंट करवाने के बाद अब आप ये देखिए उसने हमें एक जो है वो एक्सेप्शन जनरेट कर दी कि भाई ये इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ
रेंज हो रहा है, आपने जो इंडेक्सेस का इस्तेमाल किया है वो बेसिकली सही नहीं है। तो अब देखते हैं जनाब कि हमने यहाँ पर जो गलती की है वो हमने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हमारा ये इंडेक्स आउट ऑफ एरर चला गया है। तो देखिए जनाब, मैंने ये जो दूसरा लूप चलाया था वो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा i जो है वो इज इक्वल होगा 0 के और i जो है वो लेस देन होना चाहिए जो भी मेरा जेक्ट एरे है उसकी जो मेरे पास लेंथ है उस पे, और सिंपल मैंने क्या कर दिया i जो है वो प्लस कर दिया। तो असूलन इसको यहाँ पर हमें एक्सेप्शन जनरेट कर कर नहीं देना चाहिए। तो देखिए जी, हमारी गलती बेसिकली क्या थी, अभी हम जो है वो यहाँ पर जेक्ट एरे की इंडेक्सेस जो प्रिंट करवा रहे हैं, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे i को प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि हमें इस i को जो प्रिंट करवाना है वो हमें बेसिकली ये जो जेक्ट एरे है इसकी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हमारी वैल्यू पड़ेगी। यानी कि अगर आप गौर करें, अभी हम बेसिकली इसमें i रख रहे हैं, i तो हमारे पास ये इंडेक्स बनती है, जबकि i जो है वो हम इस इंडेक्सेस के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, हम तो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असल में हमारे पास जो जेक्ट एरे है वो तो ये वाली इंडेक्सेस भी मौजूद हैं। तो हमें सिंपल पहले क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पर ए एरे रखना होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास आएगा 0 पर यानी कि 0 इंडेक्स पर हमारे जो दूसरे एरेज हैं उनकी वैल्यू प्रिंट हो। इसी तरह 1 इंडेक्स पे हमारे जो दूसरे एरेज हैं उनकी वैल्यू प्रिंट हो। तो ये आ गया। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको कोई डेटा भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि हम इसको समझ सकें। मैंने कहा एलिमेंट ऑफ एरे और यहाँ पर मैंने सिंपल कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पर मैंने ए भी प्रिंट करवा दिया ताकि आप समझ सकें कि हम ए की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया सिंपली हमारे पास जो जेक्ट एरे है उसकी वैल्यू। प्रिंट करके देखते हैं इसको कंसोल पे कि क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। अब आप ये देखिए कि जरा गौर करें, इसने हमें कहा एलिमेंट ऑफ एरे 0 यानी कि इंडेक्स 0, ये जेक्ट एरे का 0 इंडेक्स है। उस पे आपने गौर करें, अगर आपने ये देखा होगा कि हमारे पास जो है वो 2 इंडेक्सेस थे, एक था 10 और एक था 20। और सेकंड हमारे पास है एलिमेंट ऑफ एरे 1 जो कि हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, और उसमें हमारे पास थे 3 एलिमेंट्स जो कि 30, 40 एंड 50। अगर आप दोबारा से कोड में चलें तो आप ये गौर से देखें कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास 2 थे, 10 एंड 20, जो कि आपको कंसोल ने प्रिंट करवाया, और 1 इंडेक्स पे आपके पास बेसिकली 3 इंडेक्सेस पड़े हुए थे जो कि हमारे पास था 30, 40 एंड 50। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एरे का टॉपिक है ये आपको समझ में आया हो, और इसके साथ हमने लूप का भी इस्तेमाल करके एक दफ़ा लूप को भी हमने जो है वो रिवाइज कर लिया। हमने ये देख लिया कि बेसिकली लूप जो है वो एरे के साथ किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको इजीली जो है वो क्लियर हो गया हो, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारी जो वीडियो है ये इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी आपको इसका जवाब दे सकूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम जो वीडियो है इस कोर्स से रिलेटेड वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।